चाहिए मेरी चाहिए। तो एक काम होया करता कि यार जमीन जिसकी है, जो उसका मालिक है, 70% किसानों का अगर सिग्नेचर होगा, अगर 70% किसानों की सहमति होगी तो जमीन अधिग्रहण होगा, नहीं तो नहीं होगा। यो कानून था। पहले हम तो यह लाइन काटी, उसमें जोड़ दिया अब ईब थारी जमीन लेने खातर हमने थारी परमिशन की जरूरत नहीं है। ईब तो थारा आधार कार्ड भी है, मार दो रहे, खाते का नंबर भी है, डीसी रेट भी फिक्स है। डीसी रेट के रुपये खाते में चले जाओ, मेरे तो अपना काम धंधा देख। जितना लोन पेंडिंग है, जो लोन है नहीं तो हो दे पहले। अब लोन क्यों कर देगा? लोन तो जमींदार अपनी फसल पे देगा, लेकिन फसल क्यों करोगी? फसल होने के तो 2-3 रास्ते हैं। फसल खातर 2-3 चीज चाहिए हैं। पहले नंबर पर बीज चाहिए, वो भी बाजार पे लेना पड़े। तो काल ने जब बाजार में ते बीज आपने बांझ बीज मिलन लाग जावे, या बाजार में ते बीमारी वाला बीज मिलन लाग जावे, जो कि मिलन लाग रहा। खेड़ी चौपटा में आ जा रहा था, काल आप उड़े थे, अड़ेवा ब्लॉक में थे, रेवाड़ी वाले रोए थे, अब बीज ही सा आ गया जिसमें बीमारी है। और आप देख लो, आपकी वहां का जीरी का या और कोई फसल जब आप बो हो, सारे के सारे बीज ऐसे आते हैं कि पिछले साल कोई और बीमारी थी, अगले साल कोई और बीमारी हो गए उसमें। ये बने जी, बीज भी बाजारता है और उसकी दवाई भी बाजारता है। उसके नंबर पर अगला नंबर बिजली। बिजली ने इतनी महंगी कर दो अकिए इनका लिए बिजली चलाना इतना मुश्किल हो जावे। अगर भाई बिजली महंगी होगी तो ट्रैक्टर इंजन चला लेंगे तो डीजल महंगा कर दो। भाई यो भी खेती करनी मुश्किल हो जाओगी तो बड़द आगे चला लेंगे काम। तो बड़द मॉडल APL एक्ट 2017 में बना के ने वन्य प्राणी बना दिया। ये बड़द ने घर में बंद हो गए तो जेल होगी। अच्छा, राह सारे बंद हो लिए, जो खर्चा था वो बच लिया। खाना किसा उगेगा, अनाज किसा होगा, इनके काबू आ लिया। इब रहेगी फसल की कीमत। फसल की कीमत मिलनी नहीं चाहिए, इस बात का पूरा इंतजाम इन पहले कर रखा है। आपका बच्चा आपके साथ लग के या लड़ाई ना लड़े, इसीलिए उस बच्चे को आपने अपनी जबान से उस मिट्टी से दूर किया। क्योंकि पिछले 30 साल तक 20 साल तक तो मैं सुनने लग रहा हमारे माँ बाप की बात, जिनसे न्यू कहे अपनी औलाद ने, अगर तू तो पढ़ ले डांगरान तो हम प्याले आऊंगे, तू तो पढ़ ले खेत में तो हम चाय आऊंगे, तू तो पढ़ ले लामणी तो हम कर लेंगे। क्यों जी? न्यूए के अपनी औलाद को ये बताया कि जो काम हम करा ना ये तो बेकार है। अरे तो न्यूए डले ढोगा, खेता में कुछ नहीं डरा, खेती में कुछ नहीं डरा। न्यूए क्या करे ना बा, शेर जा शेर उड़े जाके कमे बनका। ये अपनी औलाद ते न्यू बता दिया जो सा काम मैं कर रहा हूं ना, यो तो नीच काम है और तू बड़ा अफसर बन के बढ़िया बनेगा। अरे बाबूजी आवे नहीं अपनी गेला, उनसे बाबूजी बना दिए, वो आवे नहीं क्योंकि उनमें नई जेल में भर्ती हो लिए। उस जेल में क्या करे मोबाइल, उस जेल में कहो इंटरनेट। नेट का मतलब है जाल है, वो एक नए जाल में फंसा दिया। ईब ना भर्ती लकड़े भाई, जब तारा बालक पढ़ लिख के कमे बन जाओगा तो फिर आगे लड़ाई लड़ लेगा। इसलिए पूरा इंतजाम कर दिया कि एक भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं रहना चाहिए। क्यों जी? चारू कैन तो लिया काम। अगली लाइफ जीण गातर भाई है, थोड़े बहुत एक व्यवस्था थी रोटी की बताई मैंने आपसे। पानिया का था हमारा जुगाड़ भाई, अपना पानी इकट्ठा था। एक धर्मवीर मेरी आंदा बात कर रहा था, मेरा वही बात ही भी याद आ गई जब पानी का नाम लिया। अब हमारे जोड़ इसे थे कि गांव राम लाख के साल में 6 महीने में एक बार अपने जोड़ न साफ कराया करता। नान में उनका काम किया पर जाए में कर लिया करते, नहीं तो अपना जोड़ में कर लिया करते, कुएं कर लिया करते। कट्ठा पानी का इस्तेमाल करके ऐसा इंतजाम करा करते, पर पानी खराब नहीं करना। आप इतने समझदार होया करते। क्यों जी? ऐसा बढ़िया काम करा इनने, पक्की नाली बनाई, घर में लेटरिंग बनाई, ताकि आपके डांगरा का सारा गोबर उस जोड़ में जावे, ताकि वो जोड़ बर्बाद होवे। कट्ठा तारा कुछ भी नहीं रहना चाहिए।
जब कट्ठे काम करने सीख गए तो काल ने कट्ठे हो गए, फिर इनके आंख मां गाल के सवाल पूछोगे। जय तय इनने हर वो काम करा कि तम इकट्ठे नहीं होने चाहिए। बस चाहे जात के नाम पे टूटो, चाहे बरादरी के नाम पे टूटो, चाहे गलत फैसला के नाम पे टूटो, चाहे नशा दे के तोड़ो, चाहे औलाद से दूर करके तोड़ो, चाहे नौकरियां के नाम पे तोड़ो, चाहे चोखरे तोड़ो, इन्हें तोड़ना है। शिक्षा ऐसी बढ़ाई कि आदमी आदमी का दुश्मन हो गया। मेरा छोरा सबसे ऊपर रहना चाहिए, मेरा छोरा फर्स्ट होना चाहिए। अरे भाई मेरा छोरा तो फर्स्ट जब होगा ना जब सबके छोरे उससे नीचे होंगे, सबके गांव के बालक उससे नीचे होंगे, जब तो मेरा छोरा सबसे ऊपर होगा। क्यों जी, है कि नहीं? और अपने का जो कल्चर था, जो हमारे पुरखों ने सिखाया था कि बालक तो सबके साथ ले अगर वह कित गई फिर कहानी वह भी तो तोड़नी थी। तो अपने को ये रास्ते दिए कि हम एक दूसरे की आवाज में खड़े नहीं हो पावा। सरकारा में बैठे तंत्र थे, रोडवेज की कदे एक हड़ताल होगी, रेल की हड़ताल होगी, डाकखाने की हड़ताल होगी, मास्टरों की होगी, तो सरकार के पैरों के नीचे की जमीन खिसका करती। इनने पूरा इंतजाम करा कि इनकी हड़ताल कामयाब ना हो तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 15-15, 18-18 इन्हें यूनियन बना दी। सारे डिपार्टमेंटों में सारा की यूनियन, भले या हुड्डा की या मायावती की या ओबीसी वाला की या एससी वाला की, उनमें नौकरी आराम भी बांट दिए फिर न्यारे न्यारे करके ने। है जी, थोड़ा बहुत भाईचारा बचे था तो जिनसे आए 5 साल में सरपंच वाले चुनाव हुए हैं, तो जिनसे कुछ गांव में लोग हुए हैं जो किसी नेता के पीछे लगे रहे हैं, उनने खो दिया काम। अपन या कल्चर भूल गए कि चुनाव थे भाई काल तक, पहले रात में चुनाव हुए हैं, चुनाव होते ही इकट्ठे बैठना चाहिए था सबके गांव ने, चाहे किसी ने किसी का साथ दिया हो, किसी की वोट दी हो। लेकिन ईब उस जहर ने पूरे 5 साल आगे खींच के चलना अपा, वो बन के जहर इस टाइम पे कैंसर बन के हमारे गाता में, हमारे दिमाग में फैल लिया। तो ये मार्ग हो रहा है, टाइम इस बात का नहीं रहा कि अगली पीढ़ी के सिखावांगे के देवांगे के। थोड़ा बहुत बच रहा था तो गांव का पंचायत के नाम पर बच रहा था, भाई ये पंचायत की फैसले कर ले हैं, तो इन इसे कानून लेकर आए। ये तो महिलाओं के लिए इसे न्यारे थाने, न्यारे कानून। अरे मारी माँ, मारी दादी घर की चौधरन होया करती, घी दूध बालक पालन कर दूसरे काम जितने आ करते उससे पूछ आदमी तो मेरा भी कौन था बालक कौन सी क्लास में पढ़ा कर रहा है, बाप ने तो क्यों जी। लेकिन उसको दिखाया क्या इन लोगों ने कि हम अत्याचार करते हैं अपनी औरतों पे, क्यों जी। इन्हें बताया गया कि अत्याचार करते हैं, तो न्यारे कानून लेकर आए ताकि घर घर में रोए हुए उन कानूनों के नाम पे पूरा इंतजाम करा उनने कि भाई इनके रोए रुकने नहीं चाहिए, इनके गांव में घर आते ही रोए होने चाहिए। और नहीं कसर आगे फिर इन्हें जात पात के नाम पे भी रोए शुरू कर दिए। आसपास में किसी न किसी गांव में जात के नाम पर रोड़ा पावा है, आज 70 में चल रहा है जी। वो चल नहीं जाओगा, उसमें सरकार के आदमी भी और सरकार की खिलाफत में बैठे विपक्ष वाले आदमी भी लगातार दिया जाओगे, आवाज दिया जाओगे कि भाई ये रोड़ा निमटना नहीं चाहिए। रोड़ा रहेगा तो दूसरे गांवों में भी इसका जिक्र रहेगा तो जहर भरा जा सके है, जहर भरा जा सके तो ये कट्ठे खोलो है कट्टे भी। जय किसान आंदोलन होया, बोले तो सरकारा का आंदोलन है। जब हरियाणा कट्ठा लाग लिया, बोले तो जाट चाटा का आंदोलन है जी। उन्हें न्यू नहीं देखा, अरे भाई अरे यू कौन सा टोल था रेवाड़ी का नवरे ने ना, रेवाड़ी तो उड़ लेगा ना, जो हाईवे पे जावा कौन सा टोल था वो उनका था विधान भाई, तो टिकरी बॉर्डर तक जावा केएमपी पे जावा फिर आके उस टोल पे सारा का सारा काम यादव साहब संभाल रहे थे। गुलिया खाप जो बैठी थी उड़े जीत, सब कुछ यादव साहब संभाल रहे, लेकिन फिर भी तो जाटा का आंदोलन लग गया। क्यों
क्योंकि जात के नाम पे आपके दिमाग में जहर घोलना, हमारे दिमाग में जहर घोलना आसान हुआ है इनके लिए। बात समझान लग गए। इब आपका शरीर हो लिया, आपके खेत हो लिए, आपके बालक हो लिए, आपकी शिक्षा होगी, इब गांव का ताना बाना हो गया। अब जो है पंचायती तौर पे आपके फैसले नहीं होने चाहिए, इसका इंतजाम इन्होंने ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इलेक्शन में कर दिया था। रही सही कसर भी नगर पालिका बना के कर देंगे। क्यों जी? आदमी ने नगर पालिका, किसी भी नेता की जबान तक बात सुनोगे ना, वो न्यू कंधा पाओगा। गांव को शहरों की तर्ज पे विकसित करेंगे। और हमने कहा अरे बोले भाई गांव की जिंदगी भर की जिंदगी नहीं होती, लेकिन गांव की बर्बादी में दो आदमियों का सबसे बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से गांव से मोह टूटा गांव के आदमी का। पहला कसूरवार है गांव का शरीफ और ईमानदार आदमी, जिसने बोलना छोड़ दिया। इसीलिए लुच्चे गुंडे बदमाश आदमी चौधरी बन गए, वहीं पंचायत में जान लग गए, वहीं फिर विधानसभा में जान लग गए, वहीं फिर सरपंच बनने लग गए। जो शरीफ आदमी ने बोलना छोड़ा, जब वो घर में बैठा और शरीफ आदमी ने बोलना छोड़ा ना जी, तो हमारी माया के कारण छोड़ा। डर रहे हैं मां, अगर जाओगा रोड़े में कोई नुकसान हो तेरा हो जाओगा, तो उसने घर में रखा है। मृत्यु भी कहा करते। जब मैं 2016 में चंडीगढ़ छोड़ के चलिया, चंडीगढ़ में मेरा सेंटर होया करता, मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी। मैंने एक टेक्नोलॉजी टूटना शुरू हो गया। क्यों जी? तो आजा फिर बोल लो, मैं तो बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ना तो मैंने कोई शौक नहीं बोलने का, नहीं। अगर मैं थारी बात ना कर रहा हूं तो हाँ जी चालू करूं। एक बार हाथ उठा के मैंने समर्थन दे के बताओ कौन कौन चाहे बोलूं मैं। चलो फिर ठीक, कोई बात नहीं। ताऊ तेरे माफी मांग लूंगा। तो क्या हुआ कि जब उस पर काम कर रहा था ना, तो उस पर काम करते करते देखो मैंने एक चीज सोची कि भाई चंडीगढ़ में सेंटर चलाने का एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा यो है कि मैं अपना धन कमा लूंगा, रुपये कमा लूंगा और अपनी औलाद ने एक ठीक ठाक मकान दे जाऊंगा और सारा कुछ कर जाऊंगा। उससे पहले मैं 2012 से पहले सरकारी मास्टर था। मैं और मेरी घरवाली हम दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते। हमने 2012 में नौकरी छोड़ दी थी कि भाई ये जो पढ़ाई है या बर्बाद हो रही है, तो मैंने अपना बालक लेके जाना था चंडीगढ़। जब मैं उड़े ले गया 16 में, मैंने एक चीज सोची कि भाई एक रास्ता है कि आप सेंटर चला के रुपये कमा लो, और दूसरा रास्ता है कि अपनी टेक्नोलॉजी का फायदा गांव राम ते दे लो। भाई गलती क्या बनी हमारे पे? जो मैं आपसे अगली बात बताऊं था कि गांव ने बर्बादी का कारण एक तो शरीफ आदमी था, दूसरा कारण था मेरे जैसे लोग या मेरे जैसे बड़का के माँ बाप। उन पर बड़ी गलती हो रही। बड़ी गलती क्या हो रही कि गांव में 10वीं के बाद स्कूल नहीं था मेरे गांव में। मैंने 10वीं में करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉपराम था, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया। उसके बाद 11वीं के क्लास खातर मेरे गांव वाले ने जोर कौन लाया, तो मेरे घर क्या ने मैं पढ़न खातर बाहर भेज दिया। कि जब मेरा खान का टाइम था तो मैंने गांव का खाया, और जब मेरा कमान का टाइम था तो मैं कमा के शहर से देने लग रहा, तो गांव तो खोखला होगा भाई। तो जुड़ से आदमी गांव में आई समस्याओं को दूर करने की बजाय गांव ने छोड़ के भाज गए, वह है बर्बादी के दूसरे कारण। क्योंकि उन लोगों को गांव उनके समझ थी। गांव ने छोड़ के कौन गया? जिसका बात समझ में आ रही थी, जिसने दिखा था कि गाड़ा गांव में कुछ न कुछ गलती हो रही है, जिसने बेरा था, जिसका ब्योत था। तो जिसका ब्योत था, जिसने बेरा था, तो गांव छोड़ के भाज गया। तो गांव किसके भरोसे छोड़ा भाई? या दूसरी गलती हो रही थी, या ये गलती मेरे रियलाइज हुई 2016 में। मन ने बेरा लगा भैया गलती तो तेरे पे भी हो रही थी अंदर।
तो तन्ने भी फिर ये उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। मेरी घरवाली कहने लगी तेरी कोई सुने भी है? मैं उन तीनों कंधा ना गांव वाला थी आके कि आने वाले टाइम में थारा एजुकेशन सिस्टम क्रैश होने वाला है, थारा बालक एक दूसरे का गला काटेगा, नौकरियां खातर इन खातर तुम टूटोगे आपस में एक दूसरे तय। समझ में कौन आया करे थी न्यू कहा कर देगी तो हूं खाम खाई न्यारी है और ढाल की बात करे है। मैं जब गांव में जाया करता तो जुगर न्यू सभा बैठी ऐसा कोई समाधान था नहीं, तो जो चपाड़ चपूड़ा में लोग बैठे पा कर दे, तासा बैठे पा कर दे, मैं उन दौरा जाके बैठ जाया करता, अपने कागज कुगज भी ले रहा था झोला में। माँ ताऊ बात सुन लो 2 मिनट, तो ताऊ न्यू कहा कर दे बोला के बेच है? मैं बेचता कुछ नहीं ताऊ, मैं तो तुमने कुछ बात बताना आया हूं कि थारी औलाद के रास्ते आने वाले टाइम में और खतरनाक और महंगे होने वाले हैं, इन्हें बचा लो, अपने गांव में संवार लो, क्योंकि गांव ने बचाना और कोई को ना हो, गांव के आदमी ने बचाना पड़ेगा। अब गांव के आदमी ने इतनी बात की समझ नहीं है, तो हमारे आदमी जो कोई नई टेक्नोलॉजी बनावे है उसने पहले वो पूरी तरह चुस्स है, पूरा उसका निचोड़ है। गांव में तो बात जब आओगी ना, आप तो रत बात जब आवा है जब टेक्नोलॉजी ने बने ना 30 साल हो ले हैं। ये सोचो आप 1985-87 में टेलीविजन आए थे, वो आए थे खिड़कियां वाले टेलीविजन, क्यों जी? उस टाइम जब मैं आप तो न्यू कह दंदाता हूं आगे की इसी टेक्नोलॉजी आओगी कि आप अपनी गोज में टेलीविजन लेके घूमोगे, जिन आप आजकल मोबाइल का वहां और बना एंटीनेर बना उसके, तो उस टाइम का आदमी क्या गंदा छोड़े क्यों बोला बनावा है, क्यों जी? जो उस टाइम पे कोई न्यू बना तार का टेलीविजन आप बोझ मंगाल की चालोगे, जिसमें अपने रिश्तेदारों ने भी दूर बैठे देख लिया करोगे, तो यकीन कौन होता। मैं आपने ये बात इसलिए बताऊं कि मोबाइल का आविष्कार 1960 यानी कि 70 के दशक में हो लिया था। अब सोचो हमारे पास कब आया? 40 साल के बाद हमारे दौरे मोबाइल आया, 40 साल के बाद। तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब आपको गुलाम करने के लिए किया जाने वाला है ना, वो अभी बनी बैठी है, बनी बैठी है। जिस दिन हमारी जमीन काबू आई उससे दिन परमानेंट गुलाम होने के लिए तैयार रहो, ये इंतजाम इन्हें कर रखा है। और उसकी शुरुआत होली हमारे बच्चों के दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, जो छोटे बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है। समझे? और ये बरकत मोबाइल और इंटरनेट के साथ जोड़ने का क्या खेल है? मेरा है इसके साथ जोड़ने का एक ही खेल है कि आपके गांव को शहरों की तर्ज पे डेवलप करना है। शहर का मतलब कि एक दूसरे ने कोई ना जानता हो, सिर्फ नंबर से जानते हो। कौन सा 456 वाले शर्मा जी, बस शर्मा जी बेरा है, न्यू कौन बेरा, पूरा नाम के हर काम के करे है। और के इनके चलान की संख्या बढ़े, रोड भी बढ़िया बने, सीवरेज भी बढ़िया बने, बाकी दिखण में चीज बढ़िया रहे, लेकिन भाईचारा ना रहे, संगठित ना रहे, और इनको अलग अलग टैक्सों के नाम पे लूटा जाए। भाई आपके नगर पालिका में आ गया तो टैक्स बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ेंगे तो आपका रुपया जाओगा। पिछले 7 साल से, मैं तो नहीं कहूं पिछले 30 साल से, लेकिन पिछले 7 तक तो स्पीड थोड़ी बढ़ रही है। 1-2 तो काम हो रहा है, या तो आपकी जेब में रखा पैसा जो है वो बैंक में या बड़ी कंपनी में जान लग रहा है, या आपका सोना चांदी और कोई धातु आपके काम में हो तो वह निकलने लग रही है धीरे 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 धीरे, आप खाली होंगे जान लग रहे हो। और तीसरा, हमारी जमीन गणे की तो गिरवी धरी है, गणे तैयार बैठे हैं, गणे बेचने बैठे हैं, और उन न्यू समझ में नहीं आ रहा अगली औलाद खातर करांगे के। तो ईब जो जिसकी मैं बात बताऊं, जो मैं कहूं था कि आने वाले टाइम में जो होने वाला है वह बात जब मैं ईब बताऊंगा तो हमारे बुजुर्गों का वह बात में समझ में नहीं आओगे कि छोरा खाम खाई की बात कर रहा है। लेकिन असली खेल यो है कि आपके गली गली के अंदर, आपकी सड़कों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगने हैं, कैमरे, सरकारी कैमरे, आपके नए आधार कार्ड बनने हैं। शहर बनाने के पीछे का लॉजिक यही है कि आपको पूरी तरह से नियंत्रण में कैसे रखा जाए, आपको काबू भी रखना है और आपको सरकार के ऊपर निर्भर भी रखना है।
निर्भर, सरकार के ऊपर निर्भर, जहां से मेरी बात स्टार्ट हुई थी, जड़ा तो शुरू हुई थी, उड़े आके न खत्म होगी, क्योंकि वो बात मैंने शुरू ही से बात के नाम पे करी थी कि आप जो ये जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21 बोलते हैं, जो आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टेक ओवर कर लिया, जिसका नाम एजेंडा 2030 है, वो एजेंडा 2030 क्या है? वो ये है कि देश की जनसंख्या को जिंदगी जीने के लिए उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, उनके ऊपर। और उसका नतीजा आप देखो क्या है कि देश के पास एफसीआई होया करती, जो हमारे देश के गोदाम में अनाज रखा करती। अनाज रखने का मकसद था कि अगर बाढ़ आ जाए, अगर सूखा पड़ जाए, युद्ध आ जाए, कोई बीमारी महामारी आ जाए, तो उस टाइम पे देश दोहरा उगाने को अगर कुछ ना हो तो खाने के लिए कम से कम 2 साल का अनाज रहना चाहिए। तो हमारे देश की एफसीआई 250 लाख मीट्रिक टन अनाज सुरक्षित रखा करती परमानेंट। पिछले 4-5 सालों से एफसीआई ने रिकमेंडेशन दे दी, सिफारिश दे दी कि भाई ईब अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है किसान पे, तो किसान पे अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है, तो अनाज खरीदना बंद कर दिया। ऊपर से कुछ समंदर में डंप कर दिया, कुछ पानी छिड़क के खराब कर दिया, कुछ बेच दिया, कुछ बांट दिया। आज हालात यह है कि जमींदार का अनाज खरीदा नहीं जा रहा है और देश की एफसीआई के पास केवल 40 लाख मीट्रिक टन अनाज बचा हुआ है। यानी कि 6 महीने और काटेगा देश अगर जय या बीमारी नुए महंगाई नुए रही तो। जो गांव में जो तबका, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, पहले कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून के तहत जो गरीब आदमी जो कोटे पे अनाज ले हुए है, उसकी संख्या का इजाफा देख लो क्या हो रहा है कि आज जो क्या हो गया, अच्छा, जो 2014 में भारत के अंदर 40 करोड़ लोग थे गरीबी रेखा से नीचे, और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर खड़ा होकर भाषण दिया था कि हमने 85 करोड़ लोगों को घर बैठे अनाज दिया। लालो ही हिसाब किताब, 85 करोड़ तो आप गरीबी रेखा के नीचे जा लिए हैं, बाकी 30 करोड़ का नंबर और आना है। 1.25 करोड़ के करीब इन्हें गरीबी रेखा से नीचे लेके जाने हैं, बाकी के लोग इन्हें काबू करेंगे। जिन दौरे खान में दाने रहेंगे वह गांव के ठेकेदार, जो पुराना जमींदारी सिस्टम वो प्लान कर रहे हैं ये। और यही कारण है गांव तोड़ करके शहर बनाने का, यही कारण है पंचायतों के चुनाव ना होने का, जो जिला परिषद के दूसरे चुनाव ना होने का। समझ गए आप बात? अब आप समझ लो कि अगर आपको इनकी इस पूरे के पूरे षड्यंत्र से जीत हासिल करनी है तो उसका रास्ता कहां से निकलता है? ये आपकी जिंदगी से जुड़े हर चीज को काबू करना चाहते हैं। अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको अपना हाथ ऊपर रखना पड़ेगा। उसके लिए पहला काम यह करना पड़ेगा कि यहां पर अपने बीच में गांव के और आसपास के गांव के युवाओं को लाना पड़ेगा। जो खाप पंचायत बनाई थी ना, वो इससे बड़ी अन्याय व्यवस्था नहीं थी हमारे हरियाणा के लिए देश में कितने भी। दोबारा से युवाओं को सिखाना पड़ेगा कि आने वाले 100 साल में तुम कैसा समाज देखना चाहते हो वो देखो। जो आप तक जानकारी पहुंचाने का जो रास्ता है, टेलीविजन और अखबार और जो मीडिया, इस मीडिया का पूरी तरह से बहिष्कार करना पड़ेगा। जो पैसा आप लोग अपने गांव से अपनी नौआ की कमाई खुद के देन लाग रहे हो बड़ी कंपनियां तय, इन बड़ी कंपनियों के बहिष्कार के अंदर गांव में पैकेट वाली चीज की बिक्री रोकनी पड़ेगी। चाहे कोका कोला हो, चाहे बोतल का पानी हो, चाहे और बिस्कुट हो, चाहे ब्रेड के पैकेट हो। क्या हाल हो रहा देखियो आप, अनाज अपना किसान का 20 रुपये किलो खरीदते हैं ये लोग। ब्राउन ब्रेड का पैकेट आधी किलो का 65 रुपया का हुआ है, 1 किलो 130 रुपया का हो गया। उसे जमींदार का अनाज सड़ा के ब्रेड बना के 130 रुपये में उल्टा दे हैं उसे किसान तय। और आगे कानून आने लग रहे हैं, बिजली का कानून, पानी का कानून, प्रदूषण के नाम पे कानून, डांगरा के नाम पे कानून, आप बीज के कानून। आने वाले टाइम में अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया ना कि बीज वो कितने लाया था तो 3 साल की कैद है।
और बाजार पे ले आओगे तो बाजार में जो बीज ये देंगे वो ही बरतना पड़ेगा। इसका मतलब आपको सरकार की सारी योजनाओं के ऊपर इन्हें हाथ धर के बैठना पड़ेगा कि यह बैठ के तेरे फूफे इतने मारा मांग नहीं माननी जाती, सारी की सारी इतने कौन छोड़ते कत्ती भी। आप आड़े बैठे हो, आप आड़े बैठे हो और सारे के बैठे हैं, सारे तबके। हमने ये देखा कि यार जून भी संगठन तैयार करे है, वो एक कोई न कोई न्यारी पार्टी में जाकर शामिल होकर उसकी मड़ाई लेकर चालता बना है, लोग फिर बर्बाद के बर्बाद, लोग फिर न्यू के न्यू। इसीलिए आप लोगों को जगाने के लिए और आप लोगों को बताते रहने के लिए, जागृति के लिए 21 संगठनों ने मिलकर, जिसके अंदर नेतृत्व के रूप में विकास भाई भी शामिल हैं, हम लोगों ने एक प्लान किया कि बिना संगठन बनाए, बिना किसी से चंदा लिए, बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के, बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने के लिए जनता सरकार मोर्चा का गठन करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को यह बताएंगे कि सरकार आप हो, सरकार वो नहीं है। और आपकी ताकत थी जो किसान आंदोलन के दौरान 1 साल तक मुख्यमंत्री की भी औकात नहीं थी कि वो अपनी एक भी रैली कर सके। तो आपकी ताकत आपको समझनी पड़ेगी। ताकत समझने से काम नहीं चलेगा। उस ताकत का फायदा, उस ताकत का इस्तेमाल आपको अपनी अगली पीढ़ियों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि एक योद्धा कौम रह रही है या 45 पार आड़ी, इसके बाद हमारे नौजवान में लड़न की ना हिम्मत ना काबिलियत। हमने बेरा ही नहीं लड़ना के ऊपर है, हमने तो जुकर लड़वाने सिखाओगे, जुकर सिखाओगे, न्यू सीख लेंगे हम तो। एक तो 21 संगठन जो तैयार हुए थे, पर उसके बाद जो महिला मोर्चा बना था, जितने संगठन है उनकी तरफ से जनता सरकार मोर्चा का पूरा समर्थन है आप लोगों के लिए, आपके धरने को पूरी तरह से हम यहां बैठे हैं। दूसरी बात, अपनी इस ताकत को पहचानने के लिए मैंने कहूं इस धरने का सबसे बड़ा फायदा उठाओ अपनी अगली पीढ़ी ने सिखाने खातर। कुणबे के कुणबे विद बच्चों के समेत आओ, बड़का समेत, बड़कन भी बेरा लगना चाहिए। धरने क्यों कर बैठा करें, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कैसे लड़ा जाता है, कौन सी समस्याएं आती हैं, क्या कौन कौन अपनी राजनीति चमकाने के ऊपर आया करे, कौन कौन अपनी न्यारी गोटियां सटके जाता है, वो बेरा होना चाहिए उनने, नहीं तो मैं फिर जाल में फंस जाएंगे अगली पीढ़ी। तो इसलिए मैं ये कहता हूं आप लोग मिलकर के, जितने भी गांव के लोग बैठे हैं, आप यहां से एक निर्णय, एक प्रस्ताव है आपके बीच में कि नौजवानों की खाप का निर्णय, कि वो खाप बढ़ाओगे बापा नौजवानों की, नौजवान बालकन सिखावांगे अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाने के लिए। आड़े इस जगह ने ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करो, ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर। ये ट्रेनिंग होगी सारे डाल की। अब मैं दोबारा फिर आ जाऊंगा एजुकेशन के ऊपर, बालका के ऊपर, बालक के अंदर क्या टैलेंट है उसके ऊपर भी नारी ट्रेनिंग। फिर जो बीज बचाने खातर जो योद्धा देश के अंदर काम करने लाग रहे हैं, ओरिजिनल बीजों के ऊपर, जो नेचुरल बीज हैं, प्राकृतिक खेती और नेचुरल खेती के ऊपर जो काम करने लाग रहे हैं, सुनील शर्मा है सालवन वाला, इतना जबरदस्त काम करने लगा, वो बैठेंगे, वो ले आएंगे उनका आपके बीच में। फिर जो लोग आयुर्वेद पे काम करने लाग रहे हैं कि आप अपना स्वास्थ्य इन डाकुओं के ऊपर काबू हुए बिना क्यों कर अपने शरीर ने ठीक रखोगे कि आपको दवाइयों के लिए बड़े बड़े अस्पताल घने मोटे खर्चे ना करने पड़ो, उसका पेंडा क्यों कर छुटाना है। क्योंकि याद रखिएगा, जब आपके बच्चों को घरों के अंदर कैद किया जा रहा था, जब आपके मुंह बंद किए जा रहे थे, जब आपसे कहीं भी जाने के लिए एक सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, उस वक्त आपका एक भी नेता आपके बीच में नहीं था, ना मौजूदा, ना जो आगे सपने देख रहे हुए और ना पुराने। ना हुड्डा बोला, ना चौटाला बोला, ना सुरजेवाला बोला, ना शैलजा बोली, ना कोई और दूसरी पार्टी, कांग्रेस वाला नहीं बोला, बीजेपी वाला नहीं बोला, बसपा वाले नहीं बोले, उद्धव ठाकरे नहीं बोला, टीएमसी नहीं बोली, कोई नहीं बोला। देख लो कमाल की बात है, आगे भी नहीं बोल रहे हैं। तो दिल्ली वाला राक्षस जिन्हें केजरीवाल, आजकल लोगों का भूत छट रहा है दिमाग में कि आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है। अस्पतालों का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने अभी अभी बताया था कि हमारे गांव में अस्पताल नहीं थे, मतलब हम बीमार नहीं थे। इस देश की जलवायु इतनी गजब की है, उन देशों के अंदर तो 6-6 महीने धूप कौन लगती, उड़ा तो सीलन पड़ी रहा, बांस आ रहा उनके घर में तभी, क्योंकि धूप नहीं लगती, हवा नहीं चलती। हमारे देश की जलवायु इतनी शानदार है, हम बीमार नहीं पड़ सकते।
हम बीमार पड़ने वाली जगह में रंदे को नहीं, लेकिन वो दिल्ली वाला डाकू ने कहा हम घर घर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल WHO के प्रोपेगेंडा के लिए किया जाएगा। याद करो, जिस टाइम पर खुली हवा में सांस लेने का जुर्माना हरियाणा के अंदर 500 रुपये था, दिल्ली में उस राक्षस ने 2000 रुपये ले रखे थे। 2000 का चालान था मुंह ना ढकन का दिल्ली में। और आने वाले टाइम में उसको पंजाब देने के पीछे रीजन यही है कि जो ताकतें राहुल गांधी को काबू में करके रखी हुई है, जिन ताकतों ने, कौन सी ताकत है कि एक पर भी नहीं बोला हमारा बता, जिसने अरविंद केजरीवाल को काबू, जिसने नरेंद्र मोदी को काबू किया, जो इंटरनेशनल माफिया, जो अगली बार आऊंगा तो मैं आप लोगों का टाइम ना लूं, टेम लेकर आऊंगा भाई 5-4 घंटा खातर फ्री हो जियो, जब मैं वो खेल समझाऊंगा कि ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी क्या है, क्या है जॉन डीरे वाली टेक्नोलॉजी। इतना करना है। देखो जी, कर क्या गए तो कराड़ी ने हमारी माँ ने कौन समझ में आ कर दी कि मैं क्यों फिर हूं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली 1.5 किला बांडा आवा है जी। 1.5 किले वाले आदमी बालक ने ना जब एक नौकरी मिल रही हो सरकारी और बालकान दोनों मिल रही हो, तो उनके माँ बाप ने न्यू लगा भी जिंदगी इनकी ठीक बीत जाओगी, तो नौकरी छोड़ना एक महाभारत हो जावा है घर में। मेरे लिए भी न्यू समझ में नहीं आई थी, लोगों का, मेरे माँ बाप का भी समझ में कौन आई थी, क्या तो छोटा है। फिर जब मेरा ठीक ठाक काम बढ़िया चलने लगा, टॉप क्लास, मेरी अपॉइंटमेंट की वेटिंग 22 महीने है। मोर साहब तो है बड़ी अच्छी तरह 1.25 लाख रुपये एक बालक तमिलन के नाम के लिया करता मैं, जब मैंने अपना सारा काम छोड़ा, जो छोड़ दिया था कि सब कुछ बर्बाद होने लग रहा। जब समाज ही बर्बाद हो जाएगा कि मेरी औलाद 3 रुपये देकर करूंगा कि मैं 5-5 हजार करोड़ का मालिक जब मेरे दोहरा के न्यू कंधा ना, जब करोड़ों रुपए कमाने वाला आदमी जब आके मेरे न्यू क्या करता ना, अगला डॉक्टर साहब कति जिंदगी बर्बाद होगी, औलाद नकम्मी लकड़गी। औलाद नकम्मी नहीं लकड़ी भाई, समाज ने सोचने का नजरिया बदल दिया। अब जब मेरे बच्चे के ऊपर पहले तो होया करता है बालक तो सबके साजले होया करें, आजकल अपने बालक पर सारा जोर माँ बाप लान लाग रहा है। जब सारा जोर माँ बाप लान लाग रहा है तो बड्डा होगा वो बालक समाज की क्यों सोचेगा। तो समाज ने मिलकर पूरी की पूरी पीढ़ी को संवारने का जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। उन नौजवान बालकों को सिखाना पड़ेगा कि अगले समाज को कैसा रास्ता दिखाना है। और यह बात बताने खातर लिखना था। अब घराली तो मेरी गल 15 दिन खातर मेरे महाराष्ट्र के टूर पे निकल गई। पिछले साल की बात बताऊं मैं, पिछले साल दूसरे स्टेटा में लोग बुलाया करते जी हमने भी सच्चाई बताना आ जाओ, हमने भी बताना आ जाओ, तो महाराष्ट्र लकड़े थे हम। महाराष्ट्र लकड़े तो मेरी घराली मेरे साथ चली गई। उन्हें वो भाषण सुनने मजबूरी होगी, तड़के दलेगा सांझ तक ही। उन्हें तड़के दलेगा सांझ तक जब सारी बात समझ में आ गई, उधर न्यू बोली भाई ईब समझ में आ गई देवंदर कि तेरा यह भड़क क्या की है, तू दिन रात क्या तफर है, तूने क्यों आज ती गांव वाले पर कदे कुछ भी नहीं लिया। मेरा यह उसूल था कि अगर कोई अपने बालक खातर एक बच्चे के लिए आता है तो वही 1.25 लाख रुपए लूंगा एक बालक का, लेकिन गांव मिलकर के अगर अपनी पूरी पीढ़ी को संवारने के लिए काम करता है तो सारे गांव को टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग, युवाओं को सब कुछ अपनी तरफ से दूंगा, सारा कुछ 1 रुपया भी नहीं लूंगा किससे पैदा हुई। तो जब उसके न्यू समझ में आया तू क्यों फिरा है, मैं न्यू फिर हूं भाई। जब गांव राम बर्बाद हो जाओगे, मेरी औलाद आड़े जाओगी तो थारे नशेड़ी बालक मेरे बालक ने भी काटेंगे, उन्हें कच्ची छोड़ देंगे। जब पड़ोसी के हाथ में नशे का इंजेक्शन होगा या मोबाइल होगा या उसके हाथ में तलवार होगी या गोली होगी, बंदूक होगी, तो मेरा बालक कतई बच लेगा। आप अपने बालक ने 18 साल तक तो घर में कैद करके रख सको हो, 18 के बाद तो आपने समाज में उतारने पड़ेंगे। तो बालक समाज खातर तैयार करना है, समाज को मिलकर वो काम करना पड़ेगा और एक आदमी ने अपनी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। गांव में पंचर होया करे राजनीति करने वाले गंदे लोग, जब समाज का काम करने चलेंगे उनका भी बेरा लग जाओगा। गणगरा का तो किसान आंदोलन में लग गया बेरा, क्यों जी, कौन गेल थे, कौन के ऊपर थे, किसे किसे थे, बाकिया का जब समाज का काम करने चालोगे जब लाग जाओगा। उन्हें खुदे लाइन लागे बड़ी आदमी घर में लकड़ेंगे और समाज ने बचाने खातर काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी को हम अगले 100 साल का रास्ता दिखा के जाएंगे कि जमीन क्यों कर बचानी है और जमीर क्यों कर बचाना है। जमीन और जमीर बचाने की, नस्ल बचाने की लड़ाई है यार। तो मैं तो इस उम्मीद में हूं कि आने वाले टाइम में आप मिलकर ने अपने गांव राम ने बचावांगे। गांव बचेगा तो देश बचेगा और गांव ने बचा सका है गांव का आदमी। बाहर का कोई आदमी अगर आके न्यू कहे कि आपके गांव खातर फलाना काम करूं हूं तो न्यू समझ लियो सब तो बड़ा लुटेरा और झूठा आदमी है वो।
कोई नहीं बचावे, किसी का भड़क नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग खड़े हो जाओ, अपने अपने बालका ने नस्लों ने बचाने खातर। यो आंदोलन तो आप जीत लेंगे, यो जबे जीतांगे जब आड़त खड़ा होकर के एक इस जगह को जब आप ट्रेनिंग सेंटर के जोन की तरह बना देंगे कि आज फलाने गांव आओगा, आज उसकी ट्रेनिंग है, आज फलाना गांव आओगा। जब एक का नबेरा ला, जब सारे नबेरा ला जाएगा, जब कि भाई बिजली चली जावे या मोबाइल चली जाओ तो इकट्ठा क्यों कर होना है भाई। मेरा विकास का लड़ाई बाज रही हो, मान लो मारी लड़ाई में, मारी तो व्यक्तिगत लड़ाई, उसमें तो गांव ने बढ़ने की जरूरत नहीं, आपको निपटांगे भाई। जब थाने कचहरी से पंचायत निपटा है, पर जब बाहर का आदमी आकर हमारे गांव के किसी बालक पर हटा गया तो उसकी हिम्मत क्यों करोगी? तो गांव ने क्यों कर इकट्ठा होना है, यूं प्लान करना पड़ेगा कि अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप दोबारा फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। रोक दिए भाई ने।